महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं मुक्ति। हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आप हमारी कहानी को ढेर सारा प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को लाइक और शेयर भी किया कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय और फीडबैक भी दिया कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने का मन में एक जोश आता है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करते रहें। आइए अब चलते हैं एक नई कहानी की ओर। सिमरन, कितना टाइम लगाएगी यार? तुझे पता है ना आज का इंटरव्यू कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर भी तुझे तैयार होना है घंटे लगाकर। तू तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे हम इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं लड़की हूँ और मुझे तैयार होने का पूरा हक है मैडम। और हम तैयार नहीं होंगे तो लोगों का ध्यान खुद पर कैसे खींचेंगे? पता भी है भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां धरती पर भेजी हुई हैं मेरे जैसी। तो बहुत टफ कंपटीशन मिलता है बाहर निकलने पर। सो माय डियर फ्रेंड, तुम भी थोड़ा सा कर लो। क्या पता तुम्हारी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए आज। जिंदगी यही सब नहीं होती सिमरन, बाहर निकलने पर और भी बहुत सी हकीकतें होती हैं जिनसे सामना होता है हमारा। तो बस मैं उनको ही समझना चाहती हूँ, ना कि इन सब में पढ़ना चाहती हूँ, प्रतिभा ने बड़े ही गंभीर लहजे में कहा। सिमरन प्रतिभा की बात सुनकर उसके सामने हाथ जोड़कर, तभी तो आपने ये प्रोफेशन चुना है मिस प्रतिभा जी। जिस पर प्रतिभा भी अपना हाथ उठाकर, बिल्कुल सही सिमरन जी। अब चलें या मेकअप का कोई ABCD बाकी है? नहीं नहीं, ऑल इन, अब चल। यूं ही बातें करते करते दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। प्रतिभा और सिमरन दोनों बचपन में मिली थी। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। जहां सिमरन एक आज के दौर के हिसाब से खुद को स्टाइलिश दिखाना पसंद करती थी और मस्ती मजाक पसंद करती थी, वहीं प्रतिभा एक सुलझी हुई समझदार और ऐशो आराम से दूर रहने वाली लड़की थी। एक दूसरे से उलट होने के बावजूद उनकी आपस में अच्छी बनती थी, क्योंकि प्रतिभा उसे बड़ी बहन की तरह संभालने वाली थी, तो सिमरन भी उसके लिए किसी से भी लड़ झगड़ जाती थी। फिर चाहे खुद वो प्रतिभा को तंग करती रहती थी। दोनों एक फ्लैट में रहती थी जो उन्हें उन्हीं के न्यूज़पेपर एजेंसी ने दिया हुआ था, जहां पर सिमरन फोटोग्राफर और प्रतिभा एक रिपोर्टर थी। आज दोनों का एक प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने दूसरे शहर जाना था, इसीलिए वो ट्रेन से जा रही थी। जब दोनों वहां पहुंचती हैं तो पता चलता है कि ट्रेन 2 घंटे बाद की थी और वो दोनों जल्दी आ चुकी थी, जिस पर सिमरन उन दोनों के जल्दी आने के कारण प्रतिभा को आंखें दिखाने लगती है। कुछ देर बाद सिमरन टाइम स्पेंड करने के लिए वहां पर पास में अपने एक दोस्त के पास चली जाती है और प्रतिभा साथ ना चल वहीं वेटिंग एरिया में बैठ अपनी किताब पढ़ने लगती है। प्रतिभा अपनी किताब पढ़नी शुरू करती ही है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। शुरुआती बातचीत होने के बाद वो लड़की, जिसका नाम निधि था, वो प्रतिभा से खुलकर बातें करने लगती है। निधि: प्रतिभा जी, मैं ना बिल्कुल आपसे उलट हूँ। मतलब जैसे आप बिल्कुल शांत सी है ना, वैसे ही आपके उलट में एक शरारती धमा चौकड़ी मचाने वाली लड़की हूँ। पर आपको देखकर लगता है शांत और समझदार होना अच्छा है, क्योंकि लोगों की परख और खुद की जिंदगी को सही दिशा देने की परख होती है ऐसे लोगों में। प्रतिभा: ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी तो समझदार हो, तभी तो अकेले यहाँ वहाँ जा सकती हो। अगर समझदार ना होती तो क्या इस भीड़ में अकेले निकलने की समझ कर पाती? प्रतिभा निधि का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, जिस पर अभी कुछ देर पहले वाली चमक नहीं थी। निधि: नहीं दी, थोड़ा रुकते हुए, क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ? प्रतिभा मुस्कुराते हुए: तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, थैंक्स दी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे।
निधि प्रतिभा की तरफ एक उम्मीद में देखते हुए बोलती है। प्रतिभा, हाँ बोलो ना। निधि, क्या आप मेरी कहानी सुनोगे अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो? वक्त ही वक्त है। शायद तुम्हें सुनने के लिए ही जल्दी पहुंच गई यहाँ। पर एक बात बताओ, तो मुझे ही अपनी कहानी क्यों सुनाना चाहती हो? प्रतिभा उससे सवाल करती है। निधि, क्योंकि आपने ही बताया ना कि आप एक पत्रकार हो। मतलब हर दिन आप कितनी कहानियां सुनते हो, लोगों से मिलते हो, दूर दूर की खबरें लोगों तक पहुंचाते हो, तो आपसे बेहतर सुनने वाला कोई हो ही नहीं सकता। ये भी है। अच्छा चलो बताओ अपनी कहानी। प्रतिभा उसे आगे बोलने का कहती है। निधि आंखों में नमी लिए, एक उम्मीद लिए, एक पछतावा लिए, एक दर्द लिए अपनी कहानी बतानी शुरू करती है। दी, मेरा जन्म जिस फैमिली में हुआ था ना, वहाँ अगर पहली संतान लड़की हो जाए तो अच्छा नहीं मानते थे। इस पर उसे कोख में ही मार दिया जाता था। उन्हें लगता था पहले लड़की होगी तो परिवार पर बोझ बनेगी, और बेटा होगा तो वो परिवार का सहारा बनेगा। मेरी माँ एक सुलझी हुई और जिम्मेदार लड़की थी, जो रिश्तों को सब चीजों से ऊपर रखती थी। शादी के बाद उनके ससुराल वाले सब खुश थे उनसे, पर उन्होंने उन्हें टीचर की नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी, जबकि मेरी माँ शादी से पहले नौकरी करती थी। पर ससुराल वालों की खुशी के लिए उन्होंने ये भी मान लिया था। सब सही चल रहा था, पर जब मेरी माँ बनने वाली थी, तब घर वालों ने माँ के टेस्ट करवाने की बात शुरू कर दी, क्योंकि मेरे दादा दादी और पापा लड़की नहीं चाहते थे। इसीलिए वो हर दिन टेस्ट की जिद करने लगे। पर मेरी माँ कुछ समय तो उनको टालती रही, पर कुछ दिन बाद जब टेस्ट में लड़की है पता चला, तो उन्होंने जन्म से पहले ही मुझे मारने का सोच लिया। पर मेरी माँ ने ठान लिया था कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। उन्होंने कुछ देर तो घर वालों को ये पाप करने से रोके रखा, पर एक रात जब घर वालों की धोखे से मुझे मारने की साजिश के बारे में उन्होंने सुना, तो मेरी माँ ने घर छोड़ने का सोचकर अपने भाई को फोन कर उन्हें यहाँ से ले जाने को कह दिया। तब जब अगले दिन मामा माँ को लेने आए, तो मेरे पिताजी ने शर्त रखी कि अगर घर छोड़कर गई तो उन्हें मेरे बाप से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। उस दिन मेरी माँ ने अपने रिश्ते का ना सोच मुझे जिंदगी देने का सोचा बस। उस पल मेरी माँ ने सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे मारने वाले हर रिश्ते को छोड़ दिया। उन्होंने उनसे अलग होकर अकेले ही मेरी परवरिश की, मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया, हर आराम की चीज़ दी। पर मैंने उनको धोखा दिया। जब मैं कॉलेज में थी तो वहीं मेरी एक लड़की दोस्त बन गई। वो लड़की मॉडलिंग वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। वह थी भी बहुत सुंदर और मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। कॉलेज में उसके साथ रहते रहते मैं भी इन सब में ज़्यादा ध्यान देने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद उस लड़की ने मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि निधि तो बहुत सुंदर है, तेरी फिगर हीरोइन जैसी है, तो मॉडलिंग में अपना करियर बना तो बहुत फेमस हो जाएगी, बहुत नाम कमाएगी इस फील्ड में। घर से पैसे ले और जल्द से जल्द अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर। उस समय मुझे उसकी हर बात सही लगती थी, क्योंकि वो मुझे सपने जो बड़े दिखा रही थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरा एक छोटा फोटो शूट करवा पैसे भी ऐंठे थे तब। पर जब माँ को मेरे पैसे देने वाली बात पता चली, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि ये सब सही नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते, ना ही हमें इन सब में कुछ हासिल होगा। पर तब मुझे माँ की बातें खोखली और उस लड़की की बातें रंगीन दुनिया के ख्वाब दिखाती थी। इन सब में मेरी माँ के साथ रिश्ता खराब होने लग गया था। वो जितना मुझे रोकती उतना ही मैं उनसे दूर होती गई। फिर एक दिन उस लड़की ने मुझे एक बड़े शहर में एक मॉडलिंग एजेंसी के पास ले जाकर काम दिलवाने का कहकर घर से पैसे लेकर भागने का कहा। शुरू में तो मैंने ना की, पर जब उसने बड़ी बड़ी बातें की तो मैं उसकी बातों में आकर घर से गहने और पैसे लेकर भाग गई और इस शहर में अपने दोस्त के साथ आ गई। उस दिन जब मैं मेरे दोस्त के साथ अपना घर छोड़ यहाँ इस स्टेशन पर पहुंची थी, तब कुछ देर बाद उनकी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वो और उसके साथ जो लड़का था, वो दोनों खुद अपना करियर सेट करने के लिए मुझसे पैसे ठग रहे थे।
और मैंने घर छोड़ने के तुरंत बाद ही उनको अपना सारा पैसा और गहने मॉडलिंग करियर के लालच में सौंप दिए थे। उस दिन वो मुझे यहीं छोड़ अपना काम निकाल कर निकल गए और तब से मैं इसी रेलवे स्टेशन पर भटक रही हूँ। मेरी दोस्त, जिसे मैं कॉलेज से अपना मानती थी, जिसके लिए मैं अपनी माँ को भी बुरा भला बोली, उसने मुझे धोखे से सारे गहने और पैसे हड़प लिए। बस तब से मैं अकेली यही स्टेशन पर रहती हूँ। अपनी कहानी सुनाते सुनाते निधि की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं और उसकी सिसकियां बन जाती हैं। उसके चेहरे पर जो दर्द था वो साफ देखा जा सकता था। प्रतिभा को भी निधि की कहानी सुनकर उसके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रतिभा के लिए ये कहानी नई नहीं थी, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी में काम करते हुए उसने ऐसी कितनी ही कहानियां हकीकत में कवर की थी, देखी थी अपनी आंखों के सामने। पर यहाँ निधि ने एक उम्मीद से उसको अपनी दास्तां बयां की थी, जैसे वो किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाह रही हो। बेशक वो दोनों एक दूसरे को जानती नहीं थी, पर प्रतिभा उसके दुख को दिल से समझ पा रही थी, जो उसे दोस्ती में भरोसा करने पर मिला था। प्रतिभा उसकी पूरी बात सुनने के बाद, क्या तुम फिर वापस अपनी माँ के पास नहीं गई? निधि, नहीं, और ना अब मैं जा सकती हूँ वापस। वक्त और मैं सब बदल चुका है दी। प्रतिभा, पर फिर भी तुम्हें अपनी माँ की याद तो आती ही होगी ना, और वो भी तो अकेली होगी। निधि, माँ की याद किसे नहीं आती दी, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और यकीनन माँ ने भी मेरे बिना जीना सीख लिया होगा। पर दी, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी एजेंसी के ज़रिए ये कहानी लिखें, जिसे पढ़ कोई भी आज की पीढ़ी का बच्चा गलत कदम उठाने से बच सके, धोखे से बच सके। जब हम घर छोड़ते हैं ना, तो केवल ईंट सीमेंट की बनी इमारत को नहीं छोड़ते, बल्कि अपने से जुड़े इंसानों को भी छोड़ आगे बढ़ते हैं, जो कि सारी ज़िंदगी हमारी खुशी के लिए जिए होती हैं। बस यही कहना था मुझे दी। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। और पता है दी, आप जिस ट्रेन से जा रही हो ना, वो मेरे शहर को ही जाती है। निधि प्रतिभा की तरफ देखते हुए कहती है। प्रतिभा निधि की आंख का सूनापन देखते हुए, माँ से मिल लो एक बार निधि, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। निधि, नहीं दी, उन्होंने मेरा इंतजार करना बंद कर दिया है। अच्छा अब मैं चलती हूँ दी, अपना ख्याल रखिएगा। पर प्रतिभा अभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि निधि वहां से चली जाती है और प्रतिभा उसे दूर जाते देखती रहती है। निधि के जाने के बाद प्रतिभा उसी के बारे में सोचती रहती है काफी देर तक। उसे सोचते सोचते वो खुद अपने अतीत में खो जाती है, जहाँ एक औरत घर के एक कमरे के कोने में दुबक कर बैठी रो रही थी। उसके पास में ही एक 9 साल की लड़की सो रही थी, जिसका सिर उसने अपनी गोद में ले रखा था। तभी उस कमरे में एक और औरत सिंपल सी साड़ी में एक बच्चे के साथ दाखिल होती है और जाकर उस सिमटी हुई औरत की गोद में सोई हुई बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहती है, राधा, तेरी बच्ची को तो बहुत बुखार है, चल इसे उठा और बेड पर लिटा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। पर सिमटी हुई औरत पर दूसरी औरत की कही बात का कोई असर नहीं होता। तभी वो औरत राधा राधा कहते हुए उस औरत को हिलाती है, जिस पर वो डरती हुई होश में आती है। वहीं प्रतिभा सिमरन के उसके कंधे पर हाथ रखने पर अतीत से बाहर अपने होश में आती है। सिमरन उसके पास बैठते हुए, हे क्या हुआ, कहाँ खोई हुई थी? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में कुछ चल रहा था। प्रतिभा ना में अपना सर हिलाते हुए बोलती है। सिमरन, अरे बताओ ना, तुम्हारे चेहरे पर से साफ पता चल रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरा सोच रही थी। सिमरन के बार बार कहने पर प्रतिभा सिमरन को उसकी निधि से हुई सारी बात बता देती है। सिमरन उसकी बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए, तुम भी ना, किसी ने भी कोई भी कहानी सुनाई और तुम लग जाती हो यकीन करने। यार, यहाँ लोग नकाब ओढ़े घूमते हैं, मत किया करो सबकी बातों पर यकीन। प्रतिभा, हर कोई झूठी कहानी नहीं करता यार। सिमरन प्रतिभा की बात सुन अपना चेहरा सख्त कर, और हर औरत सही भी नहीं होती। औरतों की तो आदत ही होती है अटेंशन लेने के लोगों से।
तभी तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मर्दों को अपने से दूर कर देती हैं। प्रतिभा सिमरन की इस बात पर चुप करना ही बेहतर समझती है, क्योंकि ये शुरू से होता आया था कि इन मामलों में हमेशा मस्ती मजाक करने वाली सिमरन कुछ सख्त हो जाती थी, तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। तो प्रतिभा टॉपिक चेंज करते हुए बोली, चल छोड़, ट्रेन का टाइम हो गया है, अब अपना मूड मत खराब कर। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। 3 घंटे का सफर था, तो सिमरन कानों में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद कर लेती है। प्रतिभा भी पीछे सीट के टेक लगा आंखें बंद कर फिर से अतीत में खो जाती है। औरत दवाई ले जाकर उस बच्चे को खिलाते हुए, राधा देख, तेरी बेटी की हालत, इसे तेरी ज़रूरत है। तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर राधा, वो सब पीछे छोड़, तुझे अपने बच्चे को पालना है अब। तो हिम्मत कर, इसके लिए जीना सीख। देख सिमरन अभी छोटी है, इन सब बातों का इस पर गलत असर पड़ेगा, तो छोड़ दे पिछला सब सोचना, एक नई शुरुआत कर। और अब तू मेरे साथ यहीं रहेगी, अपनी बेटी को लेकर। देख, तूने मुझे दीदी बोला है ना, तो तेरी बड़ी बहन होने का फर्ज मैं निभाऊंगी। और जैसी प्रतिभा मेरी बेटी है ना, वैसे ही सिमरन भी मेरी ही बेटी होगी। राधा उस औरत की बातें सुन जोर जोर से रोते हुए उस औरत को गले लगाकर, सविता दीदी, अगर आप ना होती तो वो हमें मार मार के अब तक मार चुका होता। कहने को तो वो मेरा पति है, पर शराब ने उसे जल्लाद बना दिया, जिससे वो हर दिन मुझे मारता था। पर आज उसने सिमरन को भी मारा। मेरी नन्ही सी जान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखिए ना इसकी हालत, कोई नशे में अपनी औलाद को मार सकता है क्या? कहता है बेटा नहीं दे सकी मैं। क्या दी, ये मेरे हाथ में था बेटा होना। जब से बेटी हुई है ना, रोज पीता है, मारता है, और आज आज तो वो हमें दोनों को मार ही देता। ना राधा, ऐसा नहीं कहती, ये सब छोड़ अब, हिम्मत रख, मैं हूँ तेरे साथ अब। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर सो जाना, और किसी भी चीज़ की फिक्र मत करना। अब तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता तुम दोनों का। कुछ देर बाद सविता प्रतिभा को वहां छोड़ खाना लेने चली जाती है। प्रतिभा, जो राधा और सिमरन को अपनी मासूम निगाहों से देख रही थी, वो आगे बढ़ राधा के आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करते हुए, मासी आप रो मत, मम्मी सब ठीक कर देगी, देखना, फिर आपको कोई नहीं मारेगा। आपको पता है मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, पर सिमरन मेरी फ्रेंड बनेगी अब, देखना, फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। प्रतिभा की मासूम प्यारी सी बातें राधा के लिए हल्की सी मरहम का काम करती हैं। वो प्रतिभा के गालों पर हाथ रख, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, मेरी सिमरन बेटी का ख्याल रखोगी ना? बिल्कुल, प्रतिभा चमकते हुए बोलती है, और सिमरन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए, मेरी बेस्ट फ्रेंड। राधा और सिमरन इसके बाद सविता के साथ रहने लगी थी, ताकि उसका पति फिर से उन्हें तंग ना कर सके। सविता के पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और वह एक बैंक में कार्यरत थी। वहीं राधा भी पति से अलग होकर टीचिंग की जॉब करने लगी, और दोनों महिलाएं अपनी अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देने लगी। जहां सविता और राधा दोनों सहेलियां थी, बहनों जैसी थी, वैसे ही अब सिमरन और प्रतिभा भी दोनों बहनों जैसी दोस्त बन गई थी। बड़े होकर जब सिमरन खुद से नौकरी करने लग, अच्छा कमाने लगी, तब कुछ महीनों बाद उसके पापा ने अचानक सिमरन का पता लगाकर उससे बातचीत शुरू कर दी और उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो उसको अपनी बातों में फंसाने लगा कि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया और मेरी बेटी से हमेशा दूर रखा। वो अक्सर उसकी माँ के बारे में गलत और खुद को एक मजबूर बाप दिखाता रहा। वो रोज सिमरन के दिमाग में जहर भरता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिमरन अपनी माँ से नफरत करने लगी और धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होती गई। इस व्यवहार का असर राधा पर भी होने लगा और वो डिप्रेशन में जाने लगी, पर वो कभी सिमरन को उसके पापा के बारे में कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बच्चे वही समझती है जो उन्हें दिखाया जाता है। जिस दिन उसके पापा का असली चेहरा वो खुद देखेगी, यकीन उसे तभी होगा। इसीलिए वो खुद सिमरन की नाराजगी सहती रही,
पर उन्हें देखकर सविता को बहुत बुरा लगता था। वो अक्सर उसे तो संभाल लेती थी, पर सिमरन की अपनी माँ के लिए कही बातें उनका दिल चीर देती थी। पर वो भी राधा की कसम के कारण चुप रहती थी। ये सब प्रतिभा भी देखती थी और सब समझती थी। यूं ही एक दिन प्रतिभा अपनी माँ की गोद में सर रखे लेटी अचानक पूछती है, माँ, क्या सारे मर्द बुरे होते हैं? सविता, नहीं बेटा, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बस आपसे बचपन से सिमरन के पापा की बातें सुनकर, जैसे वो मौसी को मारते थे। सविता उसकी बात समझती हुई, नहीं, हर मर्द बुरा नहीं होता। अपने पापा को भूल गई क्या? अपने दादाजी को भूल गई क्या? वो भी बुरे थे क्या? प्रतिभा एकदम से, नहीं माँ, वो दोनों तो कितने अच्छे थे। तो बस वैसे ही सब मर्द बुरे नहीं होते, और ना ही सब औरतें बुरी होती हैं। ये मर्द औरत की बात नहीं है, ये तो इंसान की बात है। और इंसान अच्छा बुरा होता है, ना कि औरत मर्द का धब्बा लगने से वो बुरा होता है। और बेटा, इंसान बुरा तब बनता है जब वो किसी लालच, भूख और अपने अहम में दूसरों के साथ खिलवाड़ करता है। तब वो भूल जाता है कि वो क्या क्या गुनाह किए जा रहा है। और तुमने सब मर्दों के बारे में पूछा है ना, तो बेटा, जैसे सिमरन के पापा जैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, तो उसी तरह तुम्हारे दादाजी और पापा जैसे लोग भी तो होते हैं इस दुनिया में। पता है, जब मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, तब तुम्हारे पापा और दादाजी ने शादी के बाद भी मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। उन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया। तो क्या वो बुरे थे? नहीं, बल्कि वो नेक दिल थे जो अपने परिवार की खुशी सोचते थे, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। और पता है, उन्होंने तो तुम्हारे जन्म पर भी खुशियां मनाई थी, जैसे लोग बेटा होने पर मनाते हैं। प्रतिभा मुस्कुराते हुए अपने अतीत की सोच से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद उन दोनों का स्टेशन भी आ जाता है। यहाँ उन्होंने एक प्रिंसिपल का इंटरव्यू करना था, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए यहाँ बहुत कुछ किया था। वो अपने स्कूल में गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देती थी। अपने स्कूल में और आगे की पढ़ाई इच्छुक लड़कियों को भी मदद करती थी। उन्हीं के स्कूल की दो छात्राएं इस साल नेशनल साइंस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करके लौटी थी, जिसके बाद इनके स्कूल का नाम सुर्खियों में आया था। जैसे ही प्रतिभा और सिमरन स्कूल पहुंचती हैं, तो वहां का माहौल देखकर खुश हो जाती है। स्कूल का लंच टाइम था और सब बच्चे पार्क में झुंड बनाए बैठे खाना खा रहे थे। वहीं पास भी टीचरों का भी एक झुंड था जो खाना खा रहे थे। जगदीश, जो स्कूल का चपरासी था, वो उन दोनों को प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाता है और प्रिंसिपल को उनके आने का बताकर चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर दफ्तर में दाखिल होती हैं, तो प्रिंसिपल मैम उन्हें आदर सहित बैठने को कहती हैं। एक नज़र में ममता जी को देखकर प्रतिभा बहुत प्रभावित होती है। एकदम सिंपल साड़ी और बिना किसी हार श्रृंगार के आंखों में चश्मा लगाए बैठी महिला सामने वाले पर अलग ही प्रभाव छोड़ रही थी। प्रतिभा उनके सामने जाकर, मैम, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। फ़ोन पर बात हुई थी ना हमारी? ममता जी, जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अभी खाने का टाइम हो चुका है, पहले आप कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद करते हैं शुरू। प्रतिभा खाने के बाद पर संकोच करते हुए, नहीं मैम, हम बाहर खा लेंगे, आप बस हमें अपना टाइम दे रही हैं, वो ही हमारे लिए बहुत है। सिमरन मन ही मन, अरे भगवान, भूख लगी है, फिर भी इसको ना करना होता है, मुझे ही बोलना पड़ेगा खाने का। सिमरन, प्रतिभा, मैम ठीक ही तो कह रही हैं, हमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैम तो खुद कह रही है ना, खाने का मतलब वो जल्दी में नहीं है। क्यों, है ना मैम? प्रतिभा सिमरन की बात पर उसे चुप करने का कहती है, तो वो अपने कंधे उचका देती है। उन दोनों की बात सुनकर ममता जी भी हंसते हुए, अरे, हम कौन सा कोई नेता या हीरोइन हैं जो हम टाइम नहीं देंगे। बेटा, हमने कहा ना, आप पहले कुछ खा लो, तब तक हम स्कूल का चक्कर लगा कर आते हैं। इतना बोल मैडम जगदीश को उनको खाने का कहकर खुद स्कूल के राउंड पर चली जाती हैं। जगदीश भी उनको खाना सर्व करते हुए अपनी मैडम के बारे में बात करने लगता है। प्रतिभा, जगदीश जी, क्या आपकी मैम रोज स्कूल का चक्कर लगाती हैं? कुछ बताइए ना अपनी मैम के बारे में।
जगदीश: जी ज़रूर। वो हमारे मैडम दिन में कई बार स्कूल का चक्कर लगाती रहती हैं। उनको इससे तसल्ली मिलती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर हर वक्त निगाह रखती है ना, वैसे ही। और बच्चियां भी उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती रहती हैं हमेशा। हमारे दोनों बेटियां भी यहीं पढ़ती हैं। शुरू में जब हमारे पास नौकरी नहीं थी, तब उन्होंने ही हमारी मदद की और हमारे बच्चों को मुफ्त यहाँ पढ़ाने लगी। और अब देखिए, हम कमाते हैं यहाँ, चपरासी की नौकरी करते हैं और हर महीने अपने बच्चों की फीस भी भर पाते हैं ना। प्रतिभा: पर अभी तो आपने कहा ना कि बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं, और अभी फिर फीस क्यों देते हो आप? जगदीश: मैडम, जब हमारे पास कुछ नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, तब मैडम ने हमारी मदद की। बच्चियों को अपने स्कूल में मुफ्त दाखिला दिया था। पर जब हम कमाने लगे, इस लायक हो गए कि बच्चों की फीस दे सकें, तो तब तो हमें फीस देनी ही चाहिए ना, ताकि कोई और जो अपने बच्चे की फीस ना दे सकने के कारण पढ़ा नहीं सकता, वो यहाँ मुफ्त शिक्षा अपने बच्चों को दिला सके। अगर फीस देंगे तभी तो स्कूल भी आगे बढ़ पाएगा ना, वरना प्रिंसिपल मैडम के कंधों पर ही सारा बोझ आ जाएगा। और शायद तब ऐसा स्कूल जहाँ गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़ सकता है, वो ही बंद हो जाए। इसलिए इस स्कूल में जो माँ बाप फीस दे सकती हैं, वो अपनी खुशी से दे देती हैं फीस। प्रतिभा और सिमरन दोनों जगदीश जी की बात सुनकर बहुत प्रभावित होती हैं कि जहाँ पर काम करने वाले भी स्कूल को अपना मानकर इसकी तरक्की का सोचते हैं। खाने के बाद प्रिंसिपल मैम भी आ जाती हैं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल मैम उन दोनों के पास आकर बातचीत शुरू करती हैं। प्रतिभा: मैम, आपको कुछ दिन पहले सम्मान मिला है इस राज्य की तरफ से एक सफल प्रिंसिपल होने का, और जो आपके स्कूल की छात्राओं ने नेशनल साइंस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, उसके बारे में प्लीज आप हमें कुछ बताएं। ममता जी: हमें जो सम्मान मिला वो सिर्फ इन बच्चियों के कारण है, इनकी मेहनत के कारण है। इन्होंने ही मुझे ये सम्मान दिलाया है। मैंने सिर्फ बच्चों की उंगली पकड़ी थी, पर रास्ते में पूरा साथ मुझे इनका था। आज इस स्कूल में 300 बच्चियां हैं और हर बच्ची का उज्जवल भविष्य ही मेरा सपना है। और जो बच्चियां प्रतियोगिता जीत कर आई हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने माँ बाप और स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि इस इलाके की लड़कियों को एक पहचान भी दिलाई है। आगे भी हम ऐसे ही प्रतियोगिता में अपने बच्चों को भेज उनका मनोबल बढ़ाएंगे। प्रतिभा: बहुत सही काम कर रही हैं मैम आप। पर मैम, ये सब करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ममता जी: हमारी अपनी जिंदगी के ही उतार चढ़ाव हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये स्कूल मेरे पिताजी ने शुरू किया था। बस उनके जाने के बाद मैंने भी उनके नक्शे कदम पर चल इसे ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। प्रतिभा: मैम, क्या वाकई आप गरीब बच्चों की मदद करती हैं, उनकी पढ़ाई के खर्च को खुद उठाकर? ममता जी: ये मैं नहीं करती, ये तो वो ऊपर वाला है ना, वो करवा रहा है, ताकि कोई भी बच्ची पढ़ाई से वंचित ना रहे। लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो अकेले होने पर भी खुद का सहारा बन सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, जैसे आप लोगों की तरह ही। और अगर मेरी कुछ मदद करने से कोई लड़की आगे बढ़ सकती है, तो इसमें बच्चों की दुआएं भी तो मुझे मिलती हैं। प्रतिभा: जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? ममता जी: कोई भी नहीं। प्रतिभा: कोई भी नहीं? जहाँ तक हमने सुना है आपकी तो एक बेटी थी ना? ममता जी थोड़ा गंभीर होते हुए: जी थी, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस अब तो मेरी जिंदगी में ये मेरा स्कूल ही मेरा परिवार है। इन बच्चों में ही मैं अपनी बेटी को देख लेती हूँ। अब इनको ही आगे बढ़ते देख मुझे खुशी मिलती है। प्रतिभा और सिमरन ममता जी की बात पर उनके चेहरे का नूर देख रही थी, जिनमें बच्चों के उज्जवल भविष्य का जुनून दिख रहा था। उसके बाद कुछ और सवाल जवाब देने के बाद प्रतिभा इंटरव्यू खत्म कर सिमरन को बच्चों के और स्कूल के कुछ फोटोज देने भेज देती है। प्रतिभा जैसे ही ममता जी से मिल उठने जाने ही लगती है कि तभी उसका ध्यान टेबल पर साइड में रखे फोटो फ्रेम पर पड़ता है। प्रतिभा उस फोटो फ्रेम वाली फोटो को देख हैरानी से: मैम, ये आपके पास इसकी फोटो? क्योंकि प्रतिभा वह फोटो देखकर अचंभित रह जाती है। ममता जी प्रतिभा के पूछने पर उस फोटो को अपने हाथ में लेकर
जी, ये मेरी बेटी की फोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ममता जी की बात सुनकर प्रतिभा सुन्न सी हो जाती है। ममता जी, प्रतिभा के इस प्रकार पूछने पर सब ठीक तो है ना? प्रतिभा, पर ये तो जिंदा है, आज मुझसे मिली भी है, इसने आज मुझसे बात भी की है, तो ये कैसे हो सकता है जो आप कह रही हो कि ये अब इस दुनिया में नहीं है? ममता जी, प्रतिभा आप क्या बोल रही हो? ये मेरी बच्ची है, इनसे कैसे मिल सकती हो आप? क्योंकि ये तो 1 साल पहले मर चुकी है। आप ज़रूर किसी और से मिली होंगी। प्रतिभा, नहीं मैम, वो यही थी और उसने अपना नाम निधि बताया था। निधि नाम तो मेरी बेटी का ही है, पर मैंने उसका अपनी आंखों के सामने संस्कार होते देखा है। वो जिंदा नहीं है प्रतिभा। ममता जी भी प्रतिभा की बातों को सुन जवाब देती है, पर प्रतिभा उन्हें अपनी और निधि की सारी बातचीत बताती है और फिर अचानक सारी बातों पर गौर कर पूरी बात समझती हुई, तो क्या वो निधि की आत्मा थी? प्रतिभा अपनी ही बात पर फिर से गौर करते हुए निधि की आखिरी बातें याद करने लगती है। उन्होंने मेरा इंतजार करना बंद कर दिया है। प्रतिभा सब समझ एकदम से कुर्सी पर गिर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसने एक आत्मा से बात की थी। क्या सच में वो निधि नहीं बल्कि उसका साया था? सब सोचते सोचते प्रतिभा का ध्यान ममता जी की तरफ जाता है, जो इस समय आंखों में आंसुओं के साथ प्रतिभा की बातें सुन रही थी। ममता जी भी प्रतिभा की सारी बातें सुन बिखर जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह उठती है। वो अपने आप में ही बोलते हुए, मेरी बेटी निधि, तुझे मैंने हर तकलीफ से बचाया, पर जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तब मैं ही तेरे साथ नहीं रह पाई। बच्चे तो गलती करते ही हैं, पर मैंने भी तेरा ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। काश तू वापस आ जाती। काश मैं तुझे अपने सीने से लगा पाती। ममता जी काफ़ी देर तक ऐसे ही बोलती रहती हैं। प्रतिभा उनकी हालत देख उन्हें दिलासा देने लगती है। सिमरन जो दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी, उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद ममता जी थोड़ा संभलते हुए, प्लीज़ प्रतिभा, मुझे वहाँ जाना है जहाँ आपने मेरी बेटी को देखा है। प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलना है। प्रतिभा, मैम, मुझे नहीं पता हमें निधि वहाँ अब मिलेगी या नहीं, पर मैं आपको वहाँ लेकर ज़रूर जाऊँगी। बस आप हिम्मत रखिए। ममता जी के चेहरे पर प्रतिभा की बात सुनकर एक संतुष्टि आती है। तीनों अगली सुबह उस स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। प्रतिभा अपनी कल वाली जगह पर अकेले ही बैठ इंतजार करने लगती है। 1 घंटा बीत जाता है ऐसे ही, पर एक माँ की उम्मीद आखिर रंग लाती है। अचानक निधि वहां पहुंच जाती है। निधि प्रतिभा के पास जाकर, दी, आज भी आप ट्रेन से कल वाली जगह जा रही हो क्या? प्रतिभा निधि की आवाज़ सुन एक पल को डर जाती है, पर फिर हिम्मत कर उसकी तरफ पलटकर जब सामने निधि को देखती है तो उसके सामने प्रिंसिपल मैडम की वापस ऑफिस वाली तस्वीर आ जाती है। प्रतिभा धीमी आवाज़ में, निधि वर्मा। निधि प्रतिभा के मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कुराती हुई, आप मेरी माँ से मिल ली ना कल? तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम तो यहाँ। प्रतिभा थोड़ा संकोचते हुए बोलती है, दी, आप मेरी हकीकत जान चुकी हो फिर भी ये सवाल पूछ रही हो। मुझे कल पता चल गया था कि आप माँ का ही इंटरव्यू लेने जा रही हो, इसीलिए मैंने आपको अपनी सारी कहानी सुनाई थी और इसके पीछे कारण भी यही था ताकि आपको वहाँ जाने के बाद मेरी पूरी कहानी समझ आ सके। प्रतिभा, पर तुम ऐसा क्यों चाहती थी? मुक्ति के लिए, जो शायद आखिरी ख्वाहिश के कारण हो नहीं पा रही। प्रतिभा, कौन सी आखिरी ख्वाहिश निधि? निधि, आखिरी ख्वाहिश अपनी माँ से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगने की ख्वाहिश, जो आखिरी वक्त भी आखिरी ख्वाहिश ही रह गई थी। इसलिए आपको ज़रिया बनाया ताकि आप सच्चाई जान मेरी माँ को यहाँ ला सकें। प्रतिभा, निधि, शायद अब ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। देखो तुम्हारी माँ सामने। प्रतिभा सामने से आ रही ममता जी, जो सिमरन के साथ उसकी तरफ आ रही थी, की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। निधि अपनी माँ ममता जी को देखकर मुस्कुराते हुए, माँ। निधि की आवाज़ सुन ममता जी की आंखें भर आती हैं। वो अपनी बेटी को अपने सामने देख रही थी, जिसे 1 साल पहले खोने का गम वो आज भी अपने सीने में दबाए बैठी थी। आज वही बेटी उनके सामने थी, चाहे सामने उसकी सिर्फ आत्मा ही थी।
पर माँ तो माँ होती है। उसके लिए तो अपने बच्चे को खो देने के बाद उसकी अचानक एक झलक मिलना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। बस वही खुशी ममता जी की भरी हुई आंखों में भी थी। ममता जी उसके पास आकर रोते हुए, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, क्यों चली गई थी? देख तेरी माँ तेरे बिना कितनी अधूरी है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं जो अपने बेटे से मिल भी रही हूँ पर उसे गले भी नहीं लगा सकती। निधि, प्लीज़ माँ रो मत। तू तो वो बहादुर माँ है जो दूसरे बच्चों का भविष्य संवारती है। तो प्लीज़ तू अब कमज़ोर मत पड़ना माँ। अपनी इस नालायक बेटी के लिए मत रो माँ। ममता जी अपने आंसू साफ करते हुए, बच्चे माँ के लिए कभी नालायक नहीं होते। काश निधि तू ना जाती तो आज मेरे पास होती। काश बेटा, काश मैं तुझे रोक पाती। सिमरन ममता जी को संभालती है तब निधि अपनी माँ के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर, नहीं माँ, शायद यही लिखा था उस भगवान ने हमारे नसीब में। माँ मैंने तेरी बात कभी नहीं मानी। तूने मुझे जन्म देकर हर खतरे से बचाया था पर मैंने ही तुझे गलत कहकर तुझे छोड़कर चली गई। इसकी सज़ा में मुझे भी धोखा मिला। माँ मुझे माफ़ कर दे। उस दिन मैं तुझे अकेला छोड़ घर छोड़कर स्वार्थी बन गई थी। मैंने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा, बस खुद का ही देखा। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे। जब तक तुझसे माफ़ी नहीं मिलेगी शायद तब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूँगी। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दे माँ, ताकि मुझे यहाँ से मुक्ति मिल सके। ममता जी निधि की बात सुन, बच्चे मैंने तुझे माफ़ किया। मेरे दिल में तेरे लिए कोई गिला नहीं है। तू हमेशा मेरी प्यारी बेटी थी, इसीलिए मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ और तेरी गलती के लिए भी कब का माफ़ कर चुकी हूँ। बस तुझे अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। निधि ममता जी की माफ़ी सुन। माँ ऐसी ही होती है, बच्चे की तकलीफ़ हमेशा दूर कर देती है। माँ अगले जन्म में भी तू ही मेरी माँ बने, यही मेरी दुआ है भगवान से। अपना ख्याल रखना माँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ममता जी रोते हुए अपना सर नाव में हिलाने लगती हैं। तभी निधि उन्हें मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, बहुत सी बच्चों की ज़िंदगी संवारनी है अभी आपने। आप मिसाल हो माँ सबके लिए। अलविदा माँ। फिर कुछ ही पलों में निधि की आत्मा वहाँ से विलुप्त हो जाती है। वहाँ खड़ी प्रतिभा, ममता जी और सिमरन काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती हैं। आंसू तीनों की आंखों में थे। सिमरन और प्रतिभा ममता जी को उनके शहर छोड़ अपनी जगह वापस आ जाती हैं। रात में दोनों बैठे बैठे ममता जी और निधि का ही सोच रही थी। सिमरन, कभी कभी अपनों को वक्त रहते ही समझ लेना चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। प्रतिभा सिमरन की तरफ देखते हुए बोलती है। सिमरन प्रतिभा का इशारा समझ जाती है कि वह उसके और उसकी माँ के बीच की कड़वाहट के बारे में बोल रही है, पर फिर भी वो प्रतिभा की बात का कोई जवाब नहीं देती। प्रतिभा उसकी खामोशी पर खुद ही फिर से बोलते हुए, जानती हो सिमरन, ममता जी ने निधि के जन्म पर सबसे लड़कर उसे जिंदगी दी थी, वरना तो लड़की पैदा हो रही थी ये जानने के बाद उनके ससुराल वाले पैदा होने से पहले ही उसे मारने वाले थे। पर ममता जी ने सिर्फ अपनी बेटी को बचाया ही नहीं, बल्कि अकेले उसकी परवरिश भी की। और देखो फिर उसी बेटी ने अपने सपनों के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। पर चाहे उसे बाद में अपने दोस्तों से धोखा भी मिला, पर ममता जी के मन में अपने बेटे के लिए कोई कड़वाहट नहीं आई। ऐसी होती है माँ। पता है सिमरन, निधि ने उस धोखे के बाद माँ के पास जाना चाहा पर वहीं एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई और उसे अपनी माँ के पास वापस जाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। पर सिमरन प्लीज़ तुम ये गलती मत करना। ऐसा ना हो कि अपनी माँ से नफरत के चक्कर में तुम उनका प्यार पाने पर का कीमती समय ही गवा दो। प्लीज़ अपनी नफरत के अंधेरे में अपनी माँ के अकेलेपन को और मत बढ़ाओ। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी माँ के मुझे अपने बाप से दूर रखने के फैसले को सही मान लूँ? कैसे भूल जाऊँ कि बाप के होते हुए भी उन्होंने मुझे मेरे बाप से ही दूर रखा, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, सब भूल जाऊं क्या? इस वक्त नम आंखों के साथ सिमरन अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए बोलती है। प्रतिभा, भूलने को नहीं कह रही मैं, पर ज़रूरी तो नहीं जो तुम सोच रही हो वही सच भी हो। कभी हमें जो दिखाया जाता है हम उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। सिमरन, बड़ी बड़ी बातें होती हैं ये सब, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करती? प्रतिभा कुछ सोचते हुए,
मैं सच की तह तक जाने की कोशिश करती तब। सिमरन, सच? और वो कैसे? प्रतिभा, बताती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कुछ एक्टिंग करनी होगी अपने पापा के सामने। सिमरन, प्रतिभा की बात ना समझते हुए, पापा के सामने एक्टिंग? मैं ऐसा क्यों करूँगी पर? प्रतिभा, सिमरन, कभी कभी सच जानने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए प्लीज इस बार मेरी बात मान कर देखो। प्लीज। प्रतिभा के समझाने के बाद सिमरन उसकी बात मान जाती है। प्रतिभा के कहने पर सिमरन कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और अपने पापा के घर जाकर उनसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया है और वो अब उनके साथ ही रहेगी। सिमरन के पापा उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कमाने वाली बेटी, जिससे वो अपनी लाचारी के दुखड़े सुना अपनी शराब के लिए पैसे ऐंठता था, वो उसके पास आ गई थी। पर अगले दिन जब सिमरन के पापा ने उसे घर पर ही बैठे देखा, तो सिमरन ने उन्हें बताया कि उसने नौकरी भी छोड़ दी है और अब वो सिर्फ अपने पापा के पास ही हमेशा रहेगी। सिमरन की बात सुनकर उसके पापा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहाँ तो वो उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहा था और कहाँ वो उसी पर बोझ बनकर आ गई थी। पर फिर भी वो सिमरन से कुछ नहीं कहता और मन मार कर बैठ जाता है। 2-4 दिन बीतने के बाद एक दिन सिमरन प्रतिभा के कहे अनुसार अपने पापा से कुछ पैसे मांगती है। उस वक्त तो वो उसे मन मार कर पैसे दे देता है, पर शाम को वो उसकी माँ के पास चला जाता है। जब सिमरन के पापा राधा के पास आते हैं तो राधा भी उससे वैसे ही बात करती है जैसे प्रतिभा ने उससे करने को कहा था। सिमरन के पापा, पैसे दो जो तूने अपनी बेटी की कमाई से बचा कर रखे हैं, तेरी बेटी ने अभी मांगे हैं सब। राधा, कौन से पैसे? मेरे पास उसका कोई पैसा नहीं है। वो तुम्हारी बेटी है तो अब अपने खर्चे तुम जानो या वो जाने, यहाँ आकर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? सिमरन के पापा वहां से खूब खरी खोटी सुनाकर निकल जाते हैं। कुछ दिन तो वो सिमरन को पैसे देता रहा, पर 2-3 दिन बाद जब खुद को तंगी महसूस हुई तो उसने सिमरन को पैसे देने बंद कर दिए। एक शाम वो शराब के नशे में सिमरन पर चिल्लाने लगा, पर जब सिमरन ने उससे बात करनी चाही तो उसने सब उगल दिया। वो सिमरन को बोलने लगा, जैसी माँ वैसी बेटी, तुम दोनों ही मेरे किसी काम ना आई। ना वो बेटा दे सकी और ना खुद कमाकर मुझे पैसे दे सकी, और तू कमाना छोड़ मुझ पर ही बोझ बनकर आ गई। अरे मैं तो सोच रहा था तू सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसे राधा के खिलाफ कर तेरे पैसों पर खुद जिंदगी भर ऐश करूंगा। पर मुझे क्या पता, तू तो खुद एक बोझ है, लड़की जो है बोझ कहीं की। सिमरन की आंखों में वो सब सुनकर डगमगा जाती हैं। उसे इन कड़वी बातों से ज्यादा अपनी माँ के साथ खुद का किया बुरा व्यवहार याद आने लगता है। वो सब सोचकर बहुत शर्मिंदा होती है। सिमरन उसी वक्त अपने पापा को छोड़ अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। सिमरन के सामने अपने पापा की सच्चाई आ चुकी थी। वो अपनी माँ से अपने किए के लिए माफी मांगती है। राधा जी भी अपनी बेटी को वापस पाकर खुश हो जाती हैं। उन दोनों का मिलाप देख प्रतिभा की माँ को भी अपनी बेटी पर नाज होता है। आज कितने दिनों बाद माँ बेटी के बीच की गलतफहमी की दीवार गिर गई थी। दोनों एक दूसरे पर जी भरकर प्यार लुटा रही थी। सिमरन और राधा जी को गले मिल देख प्रतिभा भी अपनी माँ के गले लग जाती है। प्रतिभा मन ही मन ममता जी को, निधि को भी धन्यवाद करती है, क्योंकि किसी की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के फलस्वरूप आज किसी और की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दोस्तों, बेटा हो या बेटी फर्क जेंडर से नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा से। जैसे एक छोटे से पौधे को फलदार वृक्ष बनाने के लिए अच्छी खाद, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा की दरकार होती है, वैसे ही बेटा हो या बेटी बच्चे को एक अच्छा काबिल इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देकर सींचना पड़ता है। इसीलिए बेटा बेटी में फ़र्क ना करते हुए दोनों को ही समान अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।